हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। RSUP बोर्ड एग्जाम में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन बताएंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि आद्य एवं केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती है, मतलब तुमको कोष्ठिका के बारे में बताया था। आज हम आपको बताएंगे एकक कोष्ठिका का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका को हम क्या बोलते हैं? इकाई सेल भी बोलते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एकक कोष्ठिका का वर्गीकरण पता करना है कि हमको एकक कोष्ठिका होती क्या है। इसकी डिफिनेशन हमने पिछली वीडियो में बताई थी, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें जा करके चैनल पर जाकर। एकक कोष्ठिका तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आद्य एकक कोष्ठिका, दूसरा होता है केंद्रित एकक कोष्ठिका। आद्य एकक कोष्ठिका को हम मौलिक इकाई सेल बोलते हैं, हिंदी में मौलिक इकाई सेल। दूसरा होता है केंद्रित इकाई सेल या केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो देखते हैं इनकी डिफिनेशन एक एक करके। तो तुम्हारा नंबर 1 है आद्य एकक कोष्ठिका। आद्य एकक कोष्ठिका, तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है? कह रहा है जब अवयवी कण एकक कोष्ठिका के, मतलब कि जब तुम्हारे अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु अणु या आयन एकक कोष्ठिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं। मतलब कि जो तुम्हारे जो अवयवी कण हो गए वो केवल तुम्हारे कहाँ पर उपस्थित हैं? एकक कोष्ठिका के केवल कोनों पर उपस्थित हो, उसे हम कहते हैं आद्य एकक कोष्ठिका। जैसे तुमको एक एग्जाम्पल लिखना है, तो एग्जाम्पल तुमको बताया कि यानी कि इसका फिगर कैसे बनता है। इसके फिगर के लिए तुमको एक घन बनाना है। ये मान लो एक घन हो गया। अब इसके कोने, अब इसको घन सही से बना लो पहले। तो तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा घन। अब इसके कोने कितने होते हैं? घन में 8 होते हैं। 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मतलब कि जो तुम्हारे कोने यहीं पर तुम्हारे क्या होंगे? केवल अवयवी कण यहीं उपस्थित होंगे। इसका ये तुम्हारा फिगर बना सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे। तो तुमको पेपर में अगर आता है कि आद्य एकक कोष्ठिका के बारे में लिखिए, तो उसमें ये डिफिनेशन लिखेंगे कि जब अवयवी कण एकक कोष्ठिका के केवल कोनों पर उपस्थित हो तो उसे आद्य एकक कोष्ठिका कहा जाता है। फिगर में ये तुमको बना देता है। इसमें 8 कोने होंगे, 4, 5, 6, 7, 8। ये बस फिगर बनाना है, बस तुमको लिख देना है आद्य एकक कोष्ठिका। बस इसका हो गया तुम्हारी डेफिनेशन। नंबर 2 तुम्हारी है डिफिनेशन तुम्हारी केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब तुम्हारा केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होता है? तो केंद्रित एकक कोष्ठिका जब एकक कोष्ठिका में एक अथवा अधिक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों भी उपस्थित हो, उसे केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। मतलब कि कोनों के साथ साथ और भी कई स्थितियां ऐसी हैं जहां पर हमको क्या अवयवी कण उपस्थित हों, उससे हम केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। मतलब तुम्हारी जो केंद्रित एकक कोष्ठिका है 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। नंबर 2 है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। नंबर 3 है अंत केंद्रित। समझना जरा, पहला था अंता, तीसरा अंत्य। इसमें केंद्रित एक ही बार होगा। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब देखते हैं इनकी डिफिनेशन क्या होगी तीनों को एक एक करके। तो नंबर 1 तुम्हारा है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो समझना इसकी डिफिनेशन क्या होगी। कह रहा है जब अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त, मतलब कि जो अवयवी कण है अणु परमाणु या आयन, इस कोनों के अतिरिक्त एक घटक कण, मतलब यही अणु परमाणु आयन केंद्र पर भी उपस्थित होता है, तो उसे अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा। इसमें भी एक आपको फिगर बनाना है। तो इसमें एक सबसे पहले हम घन बना लेंगे। ये तुम्हारा बन गया घन। डिफिनेशन कह रहा है एकक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त, मतलब कोनों के अतिरिक्त मतलब कोने पे रहेंगे। तो ये 4 ये हो गए, तुम्हारे 4 ये हो गए कोनों पर, 8 हो गए। कोनों के अतिरिक्त एक घटक केंद्र पर उपस्थित होता है, ये इसका केंद्र हो गया। तो यहाँ पर भी एक घटक का उपस्थित होता है। ये तुम्हारा होता है क्या? अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो डिफिनेशन याद रखो या फिगर याद रखो। फिगर याद रखो डिफिनेशन बना लोगे, डिफिनेशन याद रखोगे तो फिगर बना लोगे। बिल्कुल सिंपल से डिफिनेशन है। अगला तुम्हारा जो दूसरा है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती है? इसकी डिफिनेशन देखते हैं। कह रहा है जब अवयवी कण अणु परमाणु आयन जो होते हैं तुम्हारे कण एकक कोष्ठिका के कोनों के साथ साथ, मतलब कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होता है। मतलब कि कोनों पर तो है ही है, उसके साथ साथ प्रत्येक फलक जो होती हैं, अब घर में कितनी फलकें होती हैं? 6 फलकें होती हैं, उनके केंद्र पर भी उपस्थित होता है, उससे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। इसके लिए फिलहाल भी सबसे पहले आपको एक घन बनाना है। अब इसमें आपको ये घन बनाने के लिए ये पूरा घन होगा। कह रहा है कि कोनों के साथ साथ, मतलब 8 कोने होंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इनके साथ साथ तुमको प्रत्येक फलक के केंद्र पर, तो ये वाली फलक हो गई ऊपर वाली, तो इसका केंद्र ये होगा।
दूसरी फलक ये हो गई तुम्हारी, एक यहाँ होगा, तीसरी फलक तुम्हारी ये हो गई, यहाँ हो गए, चौथी फलक तुम्हारी ये हो गई। अब ये की पाँचवीं है, एक इसके नीचे होगी तुम्हारी, एक इसके नीचे होगी, तो ये पाँचवा ये यहाँ छठवां इसके नीचे बार छठवां, क्योंकि छठों को दिखाई नहीं देगा, हमको यहाँ पर शो करने के लिए हम दिखा सकते हैं। तो ये तुम्हारे देखो इसमें क्या हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 6 फलकें हैं, तो 6 फलकों पर हो गए और 8 कोनों पर हो गए। तो ये तुम्हारा हो गया फलक केंद्रित एकक कोशिका का फिगर हो गया। तो ये तो फिगर याद रखो, ये डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल वे में है। अगला तुम्हारा तो तीसरा है अंतिम अंत केंद्रित एकक कोशिका क्या होती है। तो बिल्कुल सिंपल क्या है, जब अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों के साथ साथ एक जोड़ी फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, मतलब कि कोनों पर तो उपस्थित रहेंगे बट एक जोड़ी फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, उसे अंत केंद्रीय इकाई कोशिका। इसका एग्जाम्पल देखते हैं जरा, जैसा कह रहा वैसा आपको बनाना है, नहीं वैसा ही फिगर में कर देना है। ये तो फिगर याद रखोगे तो सिंपल डेफिनेशन है। अब तुमको इसमें पता है कि कोण कितने हो जाएंगे, 8 4 ये 5 6 7 8 कोण है। अब कह रहा है एक जोड़ी फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, एक जोड़ी फलक, ये ऊपर वाली फलक ले लो, ये नीचे वाली ये जोड़ी है, तो सामने ये ऊपर, तो मान लो हमने ये ले लिया तो ये होगा। या इसका दूसरा फिगर बनाना चाहते हो तो ये भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि यही तुम बनाओ, कैसा भी तुम बना सकते हो, तुम्हारी इच्छा पर डिपेंड करता है। बस फिगर से कैसा कह रहा है डेफिनेशन वैसे ही बनाना है आपको, डेफिनेशन के बाहर नहीं जाना है आपको। मान लो इसको दिखा दें तो दोनों मतलब तो वही हुआ। देखो जरा ये क्या होते हैं तुम्हारे फलक होते हैं, फलकों के केंद्र पर हो गए एक जोड़ी फलक के केंद्र पर, यहाँ भी एक जोड़ी फलक है, तो कोई भी फिगर तुम बना सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। अगली डेफिनेशन देखते हैं, कह रहा है 7 आद्य एकक कोशिकाएं या क्रिस्टल तंत्र। और तुम्हारे जो क्रिस्टल तंत्र होते हैं कितने होते हैं, वो 7 होते हैं, मतलब आद्य एकक कोशिकाएं जो होती है तुम्हारे 7 प्रकार के होते हैं या क्रिस्टल तंत्र। अब इसके लिए तुमको नाम के सातों को याद रखना पड़ेगा। कह रहा है नंबर 1 है घनीय तंत्र, नंबर 2 है चतुष्कोणीय या द्विसमलंबाक्ष तंत्र, चतुष्कोणीय बोलो या द्विसमलंबाक्ष तंत्र बोलो। तीसरा नंबर है विषम लंबाक्ष तंत्र, नंबर 4 है, इसको शतकोणीय नहीं दोस्तों खटकोणीय होना चाहिए यहाँ पे, खटकोणीय तंत्र। नंबर 5 है त्रिकोणीय तंत्र, नंबर 6 एक नताक्ष तंत्र, नंबर 7 है त्रिनताक्ष तंत्र। दोस्तों ये नाम आपको कुछ अजनबी लग रहे होंगे, मगर ये आपको चैप्टर में है तुम्हारे तो पढ़ना तो ज़रूर पड़ेगा, तो इसलिए इनको आपको याद करना है। इसका संक्षेप में हम तुमको एक ट्रिक बता दे रहे याद करने का, कैसे याद करोगे हमको एक याद रखना एक चीज़, घा चा वी सा त्रि ए त्रि, इससे आपको पूरे नाम याद रहेंगे। देखो पहला घनी, दूसरा चतुष्कोणीय, तीसरा विषम लंबाक्ष, चौथा खटकोणीय, पांचवा त्रिकोणीय, छठवां एकनताक्ष और सातवां त्रिनताक्ष। ये आपको याद रखना है, इससे आपको क्या होगा पूरे 7 नाम याद रहेंगे, घा चा वी स त्रि एस ए त्रि, इतना याद रखो, आपको सभी नाम याद रखेंगे। अब देखते हैं इनकी डिटेल कैसे हमको करना है। तो तुम्हारे 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र इस प्रकार हैं, तुमको कुछ मानना पड़ेगा। माना प्रत्येक तंत्र के किनारों की लंबाइयाँ क्रमशः ए कामा बी कामा सी है, क्योंकि घन है तो 3 भुजाएं होंगी, तीनों भुजाएं ने मान लिया ए कामा बी कामा सी है। तो कोण तथा कोणों की माप अल्फा बीटा गामा है, क्योंकि कोण भी होंगे तो उनको हमने मान लिया अल्फा बीटा गामा, तब ये तंत्र निम्न है, मतलब इनको आपको याद रखना है। हमने तुमको याद करने का तरीका बता दिया कैसे, घा चा वी त्रि ऐसा त्रि, ये आपको याद रखना। तो देखते हैं इसके, तो कह रहा तंत्र कौन कौन से हैं, 7 प्रकार के तंत्र कौन है। अच्छी दूरियाँ, जिनको ए बी सी लिया तो अच्छी दूरियाँ हो गई, क्या ए बी सी लिया। तीसरा पॉइंट इसमें बनाओगे सारणी में कोण। अगला उदाहरण कर देना, पेपर में आएगा तो अगर ये भी केवल बना दोगे इतना तो इससे आपको काम चल जाएगा, मगर आपको इतना नहीं बनाना, आपको हेडिंग डाल के सब में लिखना है। क्या लिखना है, इनकी डिफिनेशन क्या होती है। अब डिफिनेशन कैसे लिखने हैं तो वो आपको हम बताते हैं कैसे लिखी जाए, कि इतना आपको दिया यानी इतना आपको याद कर लेना, इससे ही आपको डिफिनेशन बना कर लिखना है। कैसे लिखना है देखते हैं। कह रहा है नंबर 1 घनी। अब घनी हेडिंग डालोगे घनी तंत्र, उसमें क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर, मतलब ए बराबर बी बराबर सी। कोण क्या होते हैं, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश। उदाहरण के तौर पर लिख दो NaCl तो इसमें लिखना क्या है, आपको हेडिंग डालोगे घनी तंत्र। अब घनी तंत्र जब हेडिंग डाल दोगे उसमें आपको लिखना है कि घनी तंत्र में किनारों की लंबाइयाँ समान है, अर्थात ए बराबर बी बराबर सी, तथा किनारों यानी तीनों किनारे एक दूसरे से समकोण पर स्थित होते हैं। समकोण पर स्थित तीनों यानी तीनों को बराबर कोण बनाते हैं, वो भी कितने समकोण का, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश। भाई इतना लिखने के बाद आपको एग्जाम्पल डाल देना, उदाहरण के तौर पे NaCl, बस हो गई इसकी परिभाषा। इसके बाद दूसरा के लिए इसको क्या बोलते हैं, चतुष्कोणीय या विषम लंबाक्ष। इसमें क्या होता है, ए बराबर बी डज नॉट इक्वल सी, मतलब पहली दूसरी भुजा बराबर होती है, मतलब तीसरी भुजा यानी दूसरी भुजा तीसरी बराबर नहीं होती, बी डज नॉट इक्वल टू सी।
और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90, मतलब तीनों कोण बराबर होते हैं 90। एग्जाम्पल है, उदाहरण तुम्हारा क्या है, SnO2 और CaSO4 हो जाएगा। और तुमको इसकी परिभाषा लिखनी है, लांग में क्वेश्चन आएगा, परिभाषा लिखनी पड़ेगी। हेडिंग डालोगे द्विसमलंबाच या चतुष्कोणीय, जिसमें लिखना है इस प्रकार के तंत्रों में दो किनारे ए तथा बी समान होते हैं, ए बी समान है तथा लेकिन तीसरे किनारे सी की लंबाई भिन्न होती है, मतलब कि बराबर नहीं होती है, तथा या अर्थात करके ए बराबर बी डन कुर्सी लिख दो वहीं पे, तथा इसमें सभी कोण यानी कि अर्थात अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 अंश होते हैं। बस नीचे उदाहरण डालो, लिख दो SnO2 CaSO4। तीसरा तुम्हारा होता है विषम लंबाच। विषम लंबाच इसमें क्या होता है, पहले बात तो सारणी देखो, ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, मतलब तीनों भुजाएं क्या होती बराबर नहीं होती हैं। और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश होता है। एग्जाम्पल KNO3 BaSO4 हो गया। इसकी परिभाषा तुमको लिखनी है, हेडिंग डालोगे विषम लंबाच, तो इसमें लिखना है तुमको इस प्रकार के तंत्र में इकाई सेल के तीनों किनारों की लंबाई क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, तीनों बराबर नहीं मतलब भिन्न भिन्न होगी, तथा तीनों कोण या अर्थात यहाँ लिख दो अर्थात अल्फा बराबर बीटा यानी अल्फा सॉरी दोस्तों ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, तथा तीनों कोण बराबर होते हैं जो समकोण होते हैं, अर्थात अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। एग्जाम्पल नीचे डालो, लिख दो KNO3 BaSO4। चौथा तुम्हारा है तंत्र खटकोणीय तंत्र। इसमें क्या होता है, ए बराबर बी डज इक्वल टू सी, मतलब ए बी बराबर होती है मगर सी बराबर नहीं होता है बी के। इसमें देखो ध्यान देना, यहाँ पे कंडीशन चेंज हो रही, अल्फा बराबर बीटा 90 अंश, मतलब अल्फा बीटा कोण समान होते हैं वो भी 90 अंश, गामा होता है 120 अंश। एग्जाम्पल ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड प्लस गामा ग्रेफाइट। इसकी परिभाषा लिखनी है आपको, क्या है परिभाषा लिखनी, खटकोणीय तंत्र की। तो हेडिंग डालोगे खटकोणीय तंत्र लिखना है तुमको, इस प्रकार के तंत्रों में इकाई सेल दो किनारे समान होते हैं, अर्थात ए बराबर बी किंतु तीसरा किनारा सी की लंबाई भिन्न होती है, तो लिख देना है बी डन इक्वल टू सी, तथा इनके दो कोण अल्फा बीटा 90 अंश होते हैं किंतु तीसरा कोण गामा 120 अंश का होता है, अर्थात अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 अंश, गामा बराबर 120 अंश। एग्जाम्पल हेडिंग डालना, लिख देना जिंक ऑक्साइड गामा ग्रेफाइट। पाँचवा है त्रिकोणीय तंत्र। तो त्रिकोणीय तंत्र तुम्हारा हो गया, इसमें क्या होता है, ए बराबर बी बराबर सी, कोण होता है अल्फा बीटा बराबर गामा, मतलब तीनों कोण बराबर होते हैं, बट डज नॉट इक्वल टू 90, मतलब 90 के बराबर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल हो गया बर्फ तुम्हारा HGS, ये तुम्हारा सिनेबार हो गया, पारे का अयस्क होता है तुम्हारा ये। तो इसमें तुमको इसकी परिभाषा लिखनी है जैसे त्रिकोणीय तंत्र। तो इसमें त्रिकोणीय तंत्र के लिए इस प्रकार के तंत्रों में इकाई सेल के तीनों किनारे समान होते हैं, तीनों किनारे समान होते हैं, तथा इसमें तीनों कोण समान होते हैं लेकिन ये 90 अंश नहीं होते। देखो तीनों कोण समान है बट 90 अंश नहीं होते हैं। एग्जाम्पल डाल दो, बर्फ HGS कर दो। अगला और छठवां है एक नताक्ष तंत्र। इसमें क्या होता है, तीनों लंबाइयाँ भिन्न भिन्न होती हैं, मतलब ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, दो कोण अल्फा और गामा इसमें 90 अंश होते हैं, बीटा डज नॉट इक्वल 90 अंश होता है। एग्जाम्पल Na2SO4.10H2 हो गया। इसकी परिभाषा लिखनी है तो लिखोगे एक नताक्ष तंत्र, हेडिंग डालोगे, लिखोगे इस प्रकार के तंत्रों में इकाई सेल के तीनों किनारे की लंबाई भिन्न भिन्न होती है, अर्थात ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, तथा इसमें दो कोण अल्फा तथा गामा 90 अंश होते हैं तथा बीटा का मान 90 अंश नहीं होता है, अर्थात अल्फा बराबर गामा बराबर 90 अंश, गामा बीटा बराबर डज नॉट इक्वल टू 90। एग्जाम्पल नीचे डाल दो Na2SO4.10H2। अगला और लास्ट में तंत्र है त्रिनताक्ष तंत्र। त्रिनताक्ष तंत्र, तो तुमको इसमें क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती, मतलब ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, इसमें तीनों कोण भी बराबर नहीं होते, वो भी 90 अंश भी नहीं होते हैं, मतलब अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90। एग्जाम्पल तुम्हारा K2Cr2O7.CuSO4.5H2O, वहाँ कितना है 5H2O। अब तुमको इसकी डिफिनेशन लिखनी है त्रिनताक्ष तंत्र की, वो क्या करना है, लिखना इस प्रकार के तंत्रों में इकाई सेल के तीनों किनारों की लंबाइयाँ भिन्न भिन्न होती हैं, अर्थात ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, तथा इनमें सभी कोणों के मान भिन्न भिन्न होते हैं, सभी मान भिन्न भिन्न होते हैं, तथा इनमें कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता, कोई भी 90 अंश का नहीं होता। एग्जाम्पल डाल दो, बस हो गया तुम्हारा ये 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र की परिभाषाएं हो गई। तो इससे तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा जाकर के। अब देखते हैं इस चैप्टर के अगला क्या, एकक कोशिका का घनत्व। अब तुमको एक क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल में, कहेगा एकक कोशिका का घनत्व ज्ञात करने के लिए तुमको एकक कोशिका घनत्व D बराबर एकक कोशिका का द्रव्यमान बटे एकक कोशिका का आयतन, ये फार्मूला होता है वैसे, मतलब घनत्व का द्रव्यमान बटे आयतन होता है, मगर यहाँ पर एकक कोशिका का ही गई है तो एकक कोशिका का ले लेनी है। अब यहाँ पर Z इंटू स्मॉल m अपान A³ इंटू Na बराबर Z इंटू कैपिटल M अपान A³ इंटू Na। अब समझना था ये है क्या, Z क्या है, M क्या है, A³ क्या है और Na क्या है। तो जहाँ A बराबर क्या था कोण की लंबाई, मतलब तुम्हारा जो तंत्र होगा सिंपल हो सकता है, FCC हो सकता है या SCP हो सकता है या BCC हो सकता है, वो तुमको सवाल में बता देगा। A बराबर कोण की लंबाई हो गई, कैपिटल M हो गया मोलर द्रव्यमान, मतलब वो जो
एक कोष्ठिका है उसका द्रव्यमान कितना है, जो Na होता है उसका मान फिक्स होता है, वो होता है 6.022 गुणित 10⁻23 एटम पर मोल, मतलब परमाणु पर मोल। तो तुमको ये याद रखना है कि Na बराबर 6.022 गुणित 10⁻23 एटम पर मोल, क्योंकि क्वेश्चन दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, तो आपको ये याद रखना है। और जेड का मान निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है, मतलब जेड का मान निम्न प्रकार तुमको पता करना है कि जेड का मान कितना होगा, ये तुमको नहीं दिया उस सवाल में। तो जेड का मान निम्न प्रकार निर्धारित होगा। सरल घनीय तंत्र, अगर सवाल तुझसे कह रहा है कि तो तुम्हारा एक कोष्ठिका वो कैसी है, सरल घनीय तंत्र है, मतलब SCS उसको बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक सिस्टम है, तो उसके लिए जेड का मान तुमको 1 रखना है। अगर कह रहा अंतः केंद्रित घन है, मतलब कि अंतः केंद्रित घन है BCC है, तो जेड का मान वहाँ पर तुमको 2 लेकर चलना है। अगर कह दे फलक केंद्रित घन है मतलब FCC है, तो जेड बराबर तुमको 4 लेकर चलना है। और एक कंडीशन हो CCP की, तो जेड बराबर वहाँ भी 4 लेकर चलना है, मतलब FCC और CCP तुम्हारी सेम है, जेड का मान 4 लेना है। तो ये भी आपको याद रखना है, और यहाँ पर तुमको Na का मान याद रखना है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट अवश्य बताएं। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर करें जो भी इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे उनकी हेल्प हो सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।